बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक वक्त था पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो कह देती थी, जिस तरफ चल पड़ती थी, पूरा पाकिस्तान उस तरफ चल पड़ता था और इनके बयानिए का तोती बोलता था। लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। इन्होंने बहुत सारे लोगों से लड़ाई की माजी में, यानी तारीख़ है, पाकिस्तान को बनाने वाले लोगों से लड़ाई की, फ़ातिमा जिन्ना साहिबा से लड़ाई की, शेख मुजीब से लड़े, ये उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लड़े, बेनज़ीर भुट्टो से लड़े, नवाज शरीफ से लड़े, पता नहीं किस किस से लड़ते रहे। लेकिन आज तक इनका बयानिया बिकता रहा। इमरान खान एक ऐसा आदमी है, अब इनका बयानिया बिकता ही नहीं। अब एक नया बयानिया लेकर आए मार्केट में, और बयानिया ये है कि जनाब अमेरिका के साथ मिलकर इमरान खान ने जानबूझकर ये साजिश की, और उस बयानिया के लिए लेकर आए एक CIA के साबिक चीफ का एक इंटरव्यू का हिस्सा कि धमाका खेज इंकशाफ हो गया कि जनाब अली ये इनके बकौल अब ये दावा कर रहे हैं, और वो CIA के साबिक ऑफिसर ने, जॉन ने, ये कहा कि जनाब इमरान खान साहब ने अमरीकी सफ़ीर से पूछ कर साइफर लहराया था। अब ये कह रहे हैं, तो उस वक्त तो अमरीकी सफ़ीर था ही नहीं। बयानिया बनाने से पहले ये सोचना चाहिए था और इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन चलो, फिर भी बयानिया बना दिया। लेकिन जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी थी, तब ये क्या कहते थे, ज़रा वो भी सुने आप। ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इनका नाम बाद में इनके हल्के में लोगों ने ख्वाजा वेंटिलेटर डाल दिया इस स्टेटमेंट के बाद। उस वक्त ख्वाजा साहब अमेरिका और इमरान खान के बारे में क्या कह रहे थे, ये सुनिए। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात जो है क्रिएट कर सकती है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे न रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। उस वक्त शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज कहते थे कि इमरान खान ने अमेरिका को नाराज करके बहुत बड़ी गलती की और पाकिस्तान का नुकसान किया। तब इनका बयानिया ये था। अब इनका बयानिया ये है कि इमरान खान ने अमेरिका के साथ मिलकर किया। तो ये किसी एक जगह टिकते ही नहीं है और इनका बयानिया बिकता ही नहीं है। लोग तैयार पहुंचा करके रख देते हैं। हालांकि हो ये रहा था कि अमरीकी ओहदेदारों से या चार्ज दी अफेयर जो उनके थे उनसे, और जो बरतानवी हाई कमिश्नर है उनसे मुलाकातें तो अपोजिशन के लोग कर रहे थे, या वो लोग कर रहे थे जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर सहूलतकारी का किरदार अदा करते रहे हैं। हमने बारहा ये चीज़ें पहले भी बताई, लेकिन जब जब ये प्रोपेगेंडा होता है तो ये चीज़ें दोबारा सामने आ जाती हैं। तो बयानिए का तोड़ इनके पास है नहीं। अब ये अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान की ज़बानबंदी के लिए। एक तो मैंने आपको बताया कि ज़ियाउल हक के दौर का जो एक स्याह कानून था कि कोई भी कैदी, चाहे वो सियासी कैदी है, वो सियासत के ऊपर बात नहीं कर सकेगा। ये इन्होंने पहले तय कर लिया था ज़ियाउल हक के दौर में, और ये ज़ियाउल हक की सोच का नतीजा है, एक आमिराना सोच का नतीजा कि कैदी जो है वो सियासत के ऊपर बात नहीं कर सकता, हम उसे बात करने नहीं देंगे। तो फिर कैदी वोट कैसे डाल सकता है, कैदी इलेक्शन कैसे लड़ सकता है, और 100 चीज़ें हैं। लेकिन क्या कैदी से आप ये हुकूकी छीन लेंगे? तो अब वो कहते हैं जी पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं कर सकता। और ये ज़ियाउल हक ने किया था इसलिए कि वो अपने सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाल देता था और उन पर सियासत करने पर पाबंदी लगा देता था। यही काम जो है मौजूदा रजीम में ज़ियाउल हक के जो रूहानी बेटे और उनकी पोती, इन लोगों ने दोबारा यही काम किया और दोबारा से अदालतों को इस्तेमाल करते हुए ज़ियाउल हक का वो काला कानून नाफिज करवा दिया। वजह इमरान खान साहब का बोलना। और अब ये केस इमरान खान साहब का लेकर पहुँचे हुए हैं अदालत के अंदर, जिसके ज़रिए ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसे बंद कर दें। यानी इमरान खान साहब के ट्विटर पैगामात के खिलाफ ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वाजिद गिलानी काबीना के मेंबर एग्जीक्यूटिव गुलाम मुर्तज़ा खान ने मारूफ नून लीगी वकील रहनुमा जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान के ज़रिए दायर किया है और अदालत से दरख्वास्त की है कि वो मंदरजा झेल अहकामात जारी करें। नंबर 1, इमरान खान के ट्वीट्स के गैर कानूनी होने का ऐलान किया जाए कि जेल में मौजूद इमरान खान के अकाउंट से शाया होने वाले ट्वीट्स गैर कानूनी हैं, गैर आईनी हैं और पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। अब इससे ये करेंगे कि ट्विटर के ऊपर खतों किताबत करेंगे। नंबर 2, तहकीक और पाबंदी का हुक्म। साइबर क्राइम एजेंसी और टेलीकॉम अथॉरिटी को हदायत की जाए कि वो फौरी तौर पर इन अफराद टीमों की शिनाख्त करें, इनकी तहकीकात करें और इन्हें रोकें जो इमरान खान की तरफ से ये ट्वीट्स चला रहे हैं। और PTA को ये हदायत की जाए कि वो मज़कूरा अकाउंट से अपलोड किए गए इन तमाम ट्वीट्स को ब्लॉक करे या हटा दे। नंबर 3, जेल कवानीन की पाबंदी। जेल सुपरिटेंडेंट को हदायत की जाए कि वो जेल के कवायद व ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी यकीनी बनाए ताकि कोई भी कैदी गैर कानूनी तौर पर सोशल मीडिया अकाउंट ना चला सके। नंबर 4, बराह रास्त पाबंदी।
इमरान खान साहब को बराह रास्त हदायत की जाए कि वो इस गैर कानूनी और गैर आईनी सरगर्मी को फौरी तौर पर बंद करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हदायत की जाए कि वो इमरान खान के ट्वीट्स को रीट्वीट या शेयर करने या फैलाने से गुरेज करे। नंबर 5, दीगर मुतफर्रिक अहकामात इसके अंदर और भी हैं कि अदालत से कोई भी दीगर हुक्म जो इस मामले के हकायक और हालात के तहत मुनासिब समझी जाए जारी किया जाए। अब आप अंदाज़ा करें, और ये सारी मालूमात जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने फराहम की हैं और इमरान खान साहब से इनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट भी करते हैं। वो ये बता रहे हैं कि जनाब ये किया जा रहा है इमरान खान साहब की ज़बानबंदी के लिए। एक तो ज़िया उल हक का काला कानून लेकर आ गए, दूसरा इमरान खान साहब के ट्विटर के ज़रिए उन्हें मुकम्मल खामोश करने का फ़ैसला किया गया ताकि उनकी आवाज़ को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सके। अपना तो बयानिया है नहीं बेचने के लिए, नैरेटिव बिकता नहीं है, तो जो बंदा कह सकता है कोई बात जिसकी बात लोग सुनते हैं उसका मुंह बंद करने की या उसकी ज़बानबंदी की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये निज़ाम चाहता है कि नवाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ बोले, कुछ तो बोले, लेकिन नवाज शरीफ को बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। ये निज़ाम चाहता है कि इमरान खान खामोश हो जाए, ज़बानबंदी हो जाए, लेकिन इमरान खान रोज़ बोलता है, बल्कि उसकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में गूंजती है। उसके वर्कर भी बोलते हैं, वो खुद भी बोलता है और उसका बयानिया हर तरफ फैला हुआ है। उसकी पुरानी वीडियोस इतनी वायरल होती हैं कि नवाज शरीफ की बहुत सारी नई वीडियोस इतनी वायरल नहीं हो पाती। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी ने एक बड़ा समझदाराना फ़ैसला किया और यही सोशल मीडिया को लेकर किया। ये वो गलती है जो शेर अफजल मरवत ने की थी, यही वो गलती है जो अली अमीन गंडापुर ने की थी। इन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया के जो है वो पूरी टीमें बना के तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से जंग शुरू कर दी थी। गंडापुर साहब के सोशल मीडिया के अकाउंट पहचाने जाते थे, पता चलता था कि ये चंद लोग हैं जो गंडापुर साहब की सपोर्ट में आए हुए हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से सारा दिन लड़ते थे। वो कभी PMLN के सोशल मीडिया से या बाकी जमातों से या एस्टेब्लिशमेंट से उनका ऐसे फटा नहीं होता था। उनका डायरेक्ट फटा रहता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से, जो ऑफिशियल सोशल मीडिया। शेर अफजल मरवत साहब ने सबसे पहले ये काम किया था, उन्होंने अपना सोशल मीडिया बनाया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से उनका सोशल मीडिया टकरा गया था। लेकिन जो PTI का सोशल मीडिया या इमरान खान का सोशल मीडिया है, उसका मुकाबला तो रियासत नहीं कर पा रही इतने लंबे अरसे से, तो ये दो लोग क्या करते। अब सुहेल अफरीदी ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया, समझदारी का सबूत दिया, वो गलती इन्होंने नहीं दोहराई। उनके बकौल उनका अपना कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है वही उनका सोशल मीडिया रहेगा। यार मोहम्मद न्याजी को जो ऑफिशियल सोशल मीडिया की टीम है PTI की, उन्होंने ही फोकल पर्सन मुकर्रर किया सोशल मीडिया का सुहेल अफरीदी का, और वो अब ये काम करके उन्होंने नामजद करके दिया है। तो ये जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने अक्लमंदी का काम किया कि जनाब मेरा कोई सोशल मीडिया नहीं है, बल्कि ये जो तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है मैं उनके साथ काम करूंगा और मेरे हवाले से इतलात वो देंगे और मैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहूंगा, और उन्होंने अपना बंदा नामजद करके यहाँ दे दिया है। तो ये अक्लमंदी है। मेरे ख्याल में ये मशवरा जो है उनके कोई समझदार साथियों ने दिया है, या कम से कम मुराद सईद, वो क्योंकि ओन करते हैं इस सोशल मीडिया को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया मुराद सईद को ओन करता है, लिहाजा इस बात को आप इस तरह देख सकते हैं। नाज़रीन, एक कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान में और ये कॉन्फ्रेंस हुई फ़लस्तीन के हवाले से। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन इसका एजेंडा क्या है? यानी इन्होंने सारी जमातें बुलाई कि जनाब फ़लस्तीन के हवाले से हमने काम करना है, फ़लस्तीन के हक़ में हमने बोलना है। तो एजेंडा क्या था? फ़लस्तीन या इसराइल से इज़हार यकजहती, या तो आप फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती करेंगे या इसराइल के साथ करेंगे। तो यहाँ पे जो वफाकी वज़ीर हैं काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन साहब, मेंबर कौमी असम्बली, ये फैमिली बहुत करीब है आसिम मुनीर साहब के, और इन्होंने फील्ड मार्शल साहब के कहने पे या इससे पहले बाजुआ साहब के कहने पे ख़ानदान में दरार डाल ली और ये PMLN के साथ चले गए। हालांकि उनके साथ इनकी बड़ी पुरानी एक जंग थी, उनके साथ एक पुरानी लड़ाई थी, लेकिन ये उस कैंप में चले गए। अब चौधरी सालिक हुसैन साहब की गुफ्तगू अगर आप सुने, इसको के साथ चले गए, हालांकि उनके साथ इनकी बड़ी पुरानी एक जंग थी, उनके साथ एक पुरानी लड़ाई थी, लेकिन ये उस कैंप में चले गए। अब चौधरी सालिक हुसैन साहब की गुफ्तगू अगर आप सुने इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो ऐसा लगता है कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कोई जहन साजी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप खुद भी सुन लें, आपको आइडिया हो जाए कि चौधरी सालिक हुसैन साहब कैसे ये मामला और ये बात कर रहे हैं। ये सुनिए जरा। लेकिन हम यहाँ दूसरी बात भी कह रहे हैं, वो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि जी इसराइल जो है वो हम उसको तस्लीम ही नहीं करेंगे, लेकिन आपके ख्याल में ये मुमकिन है आज के दौर में? वो कह रहे हैं सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे,
लेकिन क्या आज के दौर में ये मुमकिन है कि तस्लीम ना करें? ये जनाब अब आहिस्ता आहिस्ता जहन साजी की जा रही है। और देखिए, ये जहन साजी बहुत पहले जनरल बाजवा के दौर में सहाफ़ियों को बुला बुला कर कहा गया कि जनाब अब फ़लस्तीन के ऊपर, इसराइल के ऊपर डिबेट शुरू करवाएं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, या तस्लीम ना भी करे तो ये डिबेट तो शुरू हो, कोई ट्रेड शुरू हो, कोई इसराइल के साथ मामलात हमारे बेहतर हों। उनकी ये सोच थी। उन्हें ये लगता था कि इसराइल बिला वजह इंडिया को सपोर्ट कर देता हर दफ़ा, लिहाजा हमारे इसराइल के साथ ताल्लुकात होंगे तो इंडिया के साथ जब भी पंगा होगा तो इसराइल इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। ये भी उनके दिमाग में रहता था। और इसराइल के साथ बहुत सारे माली वाबस्तगियाँ बहुत सारे मुल्कों की है तो हमारी भी हो जाएंगी। तो बाजवा साहब ये सोचते थे। एक्चुअली इसके पीछे जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल होता है। अमेरिकन हमेशा से चाहते हैं कि जो मुसलमान ममालिक हैं वो सारे इसराइल को तस्लीम करें और इसराइल वहाँ पे एक लेजिटिमेट हैसियत में मशरिक़ वस्ता के बीच में मौजूद रहे और उसे किसी किस्म का कोई खतरा ना हो। तो नाज़रीन, मोहब्बत की ये आग एक तरफा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हवाले से एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें इसराइल को तस्लीम करने के इशारे दिए जाते हैं, बल्कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। इसराइली अखबारात तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तानी हुकूमतों की तारीफ़ कर रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में हुकूमत है, चाहे वो वफाक में है चाहे वो पंजाब में है, वो बहुत खुश हैं और इसराइली अखबारात बाकायदा तारीफ़ कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इसके हवाले से खसूसी मजमून शाया किया है और पाकिस्तान पर इस वक्त जो रजीम मुसल्लत है उनकी बहुत तारीफ़ें की हैं। और इसमें तज्ज़िया किया गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी और अस्करी हल्के अब्राहम अकॉर्ड या उस मुआहदे को यकजहती के तनाजुर में देखते हैं और पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली नज़रियाती वाबस्तगियों के बजाय अमली मफाद और खित्ते की हिकमत अमली की बुनियाद पर तरतीब देनी चाहिए। और इस रस्ते में अब्राहम अकॉर्ड एक बड़ा निशान है, इस तरफ बढ़ना होगा। फिर उन्होंने बड़ी तारीफ़ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की। अब आसिम मुनीर साहब की क़यादत में रियासती रिट की बहाली एक नए दौर का आगाज़ है। शिद्दत पसंद तंजीमों पर पाबंदी, नफरत अंगेज़ तकारीर के खिलाफ कार्रवाई। अब तहरीक लब्बैक का भी हवाला जो है वो इन अखबारात के अंदर दिया गया। तो बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं इसराइली अखबारात पाकिस्तानी हुकूमत की, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। ऐसा माजी में पहले नहीं हुआ, लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है। अब इसके ऊपर आप खुश हों या ना हो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो सबसे पहले नॉमिनेट किया शहबाज शरीफ और नेतन्याहू ने किया। तो बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान और इसराइल करीब आ रहे हैं और पाकिस्तान में जिस तरीके से इसराइल के ख़िलाफ़ होने वाले हर एहतजाज को दबाया गया, कुचला गया, उसके ऊपर रियासत ने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। ये एक बड़ी नई मिसाल है जो इससे पहले माजी में हमने नहीं देखी। माजी की हुकूमतें डरती थी, वो ये सोचती थी कि लोग क्या सोचेंगे, हमारे ऊपर रद्द-ए-अमल होएगा, हमें जो है वो सियासी नुकसान हो जाएगा अगर हम फ़लस्तीनियों के हक़ में निकलने वाले लोगों को रोकेंगे या इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले लोगों को रोकेंगे। लेकिन मौजूदा रजीम ने इस बात की परवाह नहीं की, जिस पे इसराइल बहुत खुश है। उनकी तहरीरों के अंदर अब ये चीज़ नज़र भी आ रही है। नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है PMLN के। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, फिर मैंने उसको सुना निकाल के स्टेटमेंट को, तो मैं हैरान हो गया। लेकिन इनके वालिद गिरामी ने भी जब फातिमा जिन्ना साहिबा का एक अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन हो रहा था तब फातिमा जिन्ना साहिबा की बड़ी तौहीन की थी, गुजरावाला में बड़ी तौहीन की थी। तो अब जो है वो उनके बेटे भी उसी रास्ते पे चल पड़े, अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हैं। अब वो ये कहते हैं तहरीक लब्बैक के एहतजाज के बाद हाई लेवल मीटिंग में ये बात तय हो चुकी है कि अब सियासत सिर्फ पुरअमन होगी। फील्ड मार्शल साहब ने वादे कर दिया है कि हार्ड स्टेट ही होगी। मेरा खुर्रम दस्तगीर साहब आपसे सवाल है, कौन सा आइन इजाज़त देता है आर्मी चीफ को या फील्ड मार्शल को कि वो ये वादे करें या फैसला करें कि स्टेट कैसे चलेगी और कैसी होगी? रियासत को चलाने की जिम्मेदारी वो किन लोगों की होती है? सरकारी मुलाजमीन की तो नहीं होती। यानी आप लोग इस लेवल पे पहुंच गए हैं। कल तक ये लोग नवाज शरीफ का नाम लेते थे अपने लीडर का, या अपने वज़ीर आज़म का नाम लेते थे कि ये उसका विजन है, वो ये करना चाहता है, उसने ये फैसला किया है। आज ये उस जगह पहुंच गए कि इनको पता है कि नवाज शरीफ इर्रेलेवेंट, शहबाज शरीफ इर्रेलेवेंट। तो ये अपने लीडर के तौर पे फील्ड मार्शल को पेश करते हैं कि फील्ड मार्शल ने ये फैसला कर लिया या फील्ड मार्शल ने ये वादे कर दिया कि हार्ड स्टेट ही होगी। किसी भी जमात का एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ तो भरपूर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब आप इसको गौर करें ना कि PMLN कहाँ पहुँच गई। PMLN ने अपनी सारी की सारी सियासत जो है वो त्याग दी है एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि आइंदा अब वो मुस्तकबिल करीब में वोटों के साथ इक़्तिदार में नहीं आने वाले, लिहाजा बूटों के साथ चिपके रहो और इनके तस्मों के साथ लटक लटक के इक़्तिदार में पहुँचो। खुर्रम दस्तगीर जैसा पढ़ा लिखा आदमी वो आज ये बात कर रहा है कि फील्ड मार्शल ने ये फैसला किया तो रियासत ऐसे ही चलेगी। हालांकि वो ये जानते हैं कि रियासत की डेफिनेशन क्या है
लेकिन ये बातें रिकॉर्ड का हिस्सा बनती जा रही है कि पीएमएलएन ने किस लेवल तक गिरावट का सबूत दिया जब पाकिस्तान में आमिराना हिकमत अमली अपनाई गई थी। सबसे पहले इन्होंने सरेंडर किया और इनके सरेंडर की कीमत पाकिस्तान ने चुकाई। इकॉनमी के मैदान में, लॉ एंड ऑर्डर के मैदान में, दुनिया भर के साथ ताल्लुकात के मैदान में, खित्ते के अंदर हमारी बिगड़ती हुई सूरत हाल के मैदान, हर जगह पे जो हमें आज नाकामी हो रही है उसके पीछे वजह कौन है? पीएमएलएन। इसलिए कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट जिनका ये काम नहीं है उनकी बालादस्ती और उनके फैसलों को मिनवान कबूल कर लिया। ये है जी प्रॉब्लम। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जो एस्टेब्लिशमेंट का वज़ीर आज़म है वो लगता है तनहा रह गया अब। और एस्टेब्लिशमेंट का वज़ीर आज़म आप सब इन्हें जानते हैं, मोहतरम को, चौधरी अनवारुल हक साहब, और ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं। इनके भाई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चौधरी इकरामुल हक साहब हैं और ये इनका बेस्ट तारुफ है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये सितंबर 2023 में जब फारिग कर दिया गया उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म को सरदार तनवीर इलियास को अदालत के ज़रिए से नायल किया गया। पर वो अब नायल नहीं, क्योंकि वो तो आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली पार्टी में आ गए ना, तो अब तो वो नाअहल नहीं, अब तो वो बिल्कुल अहल है, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में आ गए, उस तरफ दूसरी तरफ आ गए। तो वो फिर नाअहली तो तब तक होती है जब तक कि आप इमरान खान के साथ खड़े हों। इस वक्त जैसे ही आप एस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हैं फिर आपकी नाअहली नहीं रहती। फैसल वाडा की मिसाल भी आपके सामने है। तो नाज़रीन, हुआ ये कि ये उम्मीदवार लाया गया था सितंबर 2023 में और इसको 52 में से 48 वोट दिलवा दिए गए, वज़ीर आज़म बना दिया गया। पीपल्स पार्टी के लोग अपना उम्मीदवार चुन रहे थे कि ये हमारा उम्मीदवार होगा, इसको वज़ीर आज़म बनाएंगे। इन्होंने, मुझे पीपल्स पार्टी के लोगों ने बताई ये बात, कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी, कि ये गए, इन्होंने पीपल्स पार्टी से वोट मांगा। पीपल्स पार्टी को इन्होंने कहा उनके लोगों को, तुम वोट दे दो, नहीं तो वोट तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। उन्होंने, ये क्या बात हुई? ये कौन सा तरीका है वोट मांगने का? आराम नाल वोट दे दो, नहीं तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। फिर हुआ ये कि जरदारी साहब का फ़ोन आता है और पीपल्स पार्टी के सारे लोग सर फेंक के वोट डालते हैं। यही काम जो है वो पीएमएलएन ने भी किया, सर फेंक के उनकी क़यादत का फ़ोन है कि वोट डालो इसको, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट का उम्मीदवार है, तो उसको भी वोट डाल गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसकी झोली में डाल दी गई। तो 52 में से 48 वोट लेकर ये शख्स वज़ीर आज़म बन गया आज़ाद कश्मीर का। और आज इसकी हालत ये है कि पीएमएलएन ने कहा जी हम तो इससे दूर हो रहे हैं, अपने आप को दूर कर रहे हैं, हम इसकी नाकामियों का मलबा नहीं उठा सकते, क्योंकि इसने आंखें बंद करके वही किया जो एस्टेब्लिशमेंट ने इसे कहा और पूरे आज़ाद कश्मीर की आवाम को अपने खिलाफ कर दिया। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका बोझ नहीं उठाना चाहती। पीएमएलएन भी इससे दूर हो गई है। पीपल्स पार्टी कहती है हम तो इसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे। अब कोशिश सबकी ये है कि पीटीआई वहाँ पे अपना वज़ीर आज़म बना ले, ताकि सारा मलबा पीटीआई पे डाल दिया जाए और अगले साल जो इंतखाबात आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, उन इंतखाबात में पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा रूम मिल जाए। पीटीआई अगर कोई बहुत बेवकूफ़ जमात होगी तो इस वक्त वो इनके नरक़े में आएगी। अगर कोई भी शख्स वज़ीर आज़म बनना चाहता है, कोई मिलजुल के ये काम करते हैं तो कर लें, लेकिन पीटीआई को चाहिए कि इस खेल से अपने आप को बाहर रखे और इलेक्शन का इंतज़ार करे और इलेक्शन में बेहतर उम्मीदवार खड़े करके, जो लोग नहीं बिके और जो लोग नहीं बिकेंगे उस तरह के उम्मीदवार खड़े करके एक मरतबा दोबारा इलेक्शन में आए और इलेक्शन को जीतने की कोशिश करे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी तो शायद उसके लिए बेहतर होगा। बहरहाल अब क्योंकि इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है तो एस्टेब्लिशमेंट का उम्मीदवार सबको बुरा लगना शुरू हो गया है और बेचारा मुश्किल में है। एस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है अपने उम्मीदवार को बचाने की, वो कामयाब होते हैं